तो अब आज अपन पढ़ेंगे माइक्रोटोम के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में पूरी प्रोसेस देखी थी, और टिश्यू प्रोसेसिंग के अंतर्गत भी अपन ने माइक्रोटोम के बारे में देखा था, है ना। लेकिन आज अपन विस्तार से देखेंगे एक स्पेसिफिक माइक्रोटोम, पूरा उसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, उसकी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो काम करता है माइक्रोटोम, है ना। तो आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा और सब चीजें समझ में आ जाएंगी विस्तार से। जहां कंफ्यूजन लगे तो फिर बताना, तो अपन उसको क्लियर करेंगे। माइक्रोटोम आप देख पा रहे होगे, ये माइक्रोटोम का डायग्राम या उसका पिक्चर है। माइक्रोटोम कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसमें कुछ कुछ पार्ट्स को जानते हो गया। मत करो ना बेटा, क्यों कर रही हो, इरिटेट लगता है ना। कुछ कुछ पार्ट्स आप देख पा रहे हो, देखो जैसे ये लगा हुआ है बगल में, ये ब्लैक कलर का बाहर निकला हैंडल, इसको घुमाना पड़ता है ना। तो फिर वो माइक्रोटोम की जो ब्लॉक होल्डर होता है ना, वो ऊपर नीचे होता है। जो ब्लॉक होल्डर, ये देखो ये दिख रहा है ना ब्लॉक होल्डर, ये ब्लॉक होल्डर, ये जहां ये बटन लगे हुए हैं उसके जस्ट बाजू में जो एल्युमिनियम का देखो वो हिस्सा लगा हुआ है, वो कहलाता है ब्लॉक होल्डर। ब्लॉक होल्डर में ही वो जो पैराफिन वैक्स का जो फिक्स टिश्यू होता है ना, या कैसेट में फंसा हुआ, तो वहीं पे उसको फिक्स कर देते हैं। ये जो काली काली दिख रही है, ये ब्लेड है। आप लोग ये काले हिस्से में दिख रहा है ना, ये ब्लेड है। तो ब्लेड पे वो टिश्यू बार बार ऊपर नीचे होता है, तो फिर पतली पतली स्लाइड सी निकलती जाती है। चलो हम आगे बात करते हैं माइक्रोटोम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, कि इसका क्या क्या इंट्रोडक्शन होता है। आप ये फिल्म जैसी देख पा रहे हो जो ये कट के निकल रही है, ये एक्चुअल में ऐसे ही निकलती है। फिर इसको पानी में डालेंगे और स्लाइड पे हम उठा लेते हैं, ये पता है ना। एक स्लाइड लेते हैं और ये जो कटा हुआ मोम है ना, इस मोम को पानी में डाल देते हैं, और पानी में हम ऐसी स्लाइड ऊपर करके उस पर सेट हो जाता है। फिर उसको सूखने देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो उसको डिहाइड्रेट करते हैं। जब डिहाइड्रेट होता जाता है तो फिर वो सूखता जाता है धीरे धीरे, तो फिर सारी चीजें उसकी पानी वानी बिल्कुल साफ हो जाता है, उसके ऊपर वो चिपक जाता है स्लाइड के ऊपर। फिर आगे की प्रोसेस हम करते हैं, उसको हॉट प्लेट पर रख के वैक्स को पिघलाते हैं, डी वैक्सिंग करते हैं उसकी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग पैराफिन टिश्यू सेक्शंस और यूनिफॉर्म थिकनेस। सबसे पहले बात आती है कि माइक्रोटोम का यूज क्या होता है। तो माइक्रोटोम का यूज हम करते हैं पैराफिन वैक्स में, जो टिश्यू फिक्स करते हैं हम, जो टिश्यू हम उसमें सेट कर देते हैं, तो उसको काटने का, उसको पतली पतली स्लाइड्स हम, ताकि उसका प्रॉपर तरीके से उसका एग्जामिन कर सके, उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी उसकी हम कर सके। वो सारी चीजें, वो प्रोसेस करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो माइक्रोटोम का यूज पैराफिन वैक्स में फिक्स्ड टिश्यू को यूनिफॉर्म थिकनेस में होता है, जो सेक्शन बनाने में किया जाता है। जैसे ये जो सेक्शन बन रहा है ना, आप देख रहे हो, ये कट के एक हिस्सा कट जा रहा है, दो हिस्से कट जा रहे हैं। चलो चलो हटो हटो, चलो चलो, समझ गए आप लोग, है ना, समझ आ गई ना। सेकंड निकालो, चलो आगे। दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू कट 1 to 60 म्यू थिन सेक्शंस। कैसे, क्या डांस करते हुए जा रहे हो, आराम से निकलो जल्दी। देखो, अरे समझो, अब ये करता क्या है, इसकी ये कितनी साइज में काटता है ना। सबसे पहले हमने बात कर ली, ये काटता है। फिर दूसरी बात आई कि ये काट रहा है, तो ये कितनी साइज में काट रहा है। तो म्यू जो समझते हो ना, म्यू 1 से 1 to 60 म्यू, इतनी साइज का काटता है। मतलब म्यू समझते हो ना आप, बहुत छोटी इकाई होती है साइज की, बहुत सबसे छोटी इकाई होती है म्यू। एक म्यू मतलब ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथिन होती है ना, इसका बोला जाता है कि 40 म्यू तक की पॉलीथिन अलाउड है, या इससे मोटी पॉलीथिन का यूज नहीं कर सकते। आप जानते हो ना, पॉलीथिन को हम म्यू में ही नापते हैं। पॉलीथिन की जो मोटाई होती है वो म्यू में, इसकी भी हम मोटाई म्यू में देखते हैं। 1 to 60 म्यू तक की ये कटिंग कर सकता है। उसको सेट करना पड़ता है माइक्रोटोम की ब्लेड को। आप उसको सेट कर लोगे, तो फिर वो उतने ही हिस्से में काटेगा। जैसे 1 म्यू पे सेट कर दिया तो बिल्कुल एकदम पतला कटेगा, फिर 10 म्यू पे कर दिया तो और ज्यादा कटेगा, है ना, समझना। देखो ये कटता जा रहा है, और ये बीच में जो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ऐसा बादल बादल टाइप के दिख रहे हैं, ये टिश्यू है, समझ रहे हो। कौन सा हिस्सा, ये बीच बीच में ये दिख रहे हैं, ये बना हुआ है। जो चारों तरफ है वो वैक्स है, पैराफिन वैक्स है। और ये जो बीच में दिख रहा है, ये टिश्यू कटता जा रहा है, स्लाइड है उसकी कटती जा रही है। अब हम इसको रख के माइक्रोस्कोप पे और एग्जामिन करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अ नोब ऑन द मशीन इज यूज टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द सेक्शन। ये नोब होते हैं ना, जो ये देखो लाल पीले दिख रहे हैं, ये नोब का काम क्या होता है कि इसको सेट करने के लिए, इसकी कितना हमें थिक चाहिए है टिश्यू की कटिंग करने के लिए, ये उसके भाग हैं, इसके पार्ट्स हैं। तो इनसे ही हम क्या करते हैं, इनको सेट करते हैं कि अब इतनी थिकनेस पे हमने सेट कर दिया है तो अब उतना थिक टिश्यू निकलेगा, उसकी इतनी थिक में इतना मतलब थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उस पर हम फिक्स करके फिर उसकी कटिंग करते हैं। तो उसी हिसाब से हमें स्लाइड के लिए वो फिल्म मिल जाती है ना, काटने के बाद। समझ गए हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट है, अ नाइफ इज फिक्स्ड इन अ क्लैम्प्ड डायरेक्टली इनटू द माइक्रोटोम हेड और इट इज फिक्स्ड टू चक अ पीस ऑफ वुड। चक समझते हो? बता दूंगा अभी। चक अ पीस ऑफ वुड दैट इज हेल्ड ऑन द माइक्रोटोम हेड। आप ये ब्लेड देख पा रहे हो, ये नाइफ है माइक्रोटोम की। इसको ये इधर धार है, इधर देखो नीचे साइड ये धार है, इसको ऐसे रखते हैं। समोन निकल के आओ, वो माइक्रोटोम उठा के लेके आओ हेमेटोलॉजिस्ट। उधर स्टूल पड़ा है क्या? और इधर बस अभी रुक जाओ, माइक्रोटोम मंगा के ही सारी चीजें दिखाते जाएंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। ब्लेड देख रहे हो, ये 8 mm की ब्लेड होती है, 8 mm की ये ब्लेड होती है। इसको फंसा देते हैं, खच 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 कटता जाता है। देखो ये आ गया आपका, उस पर रखो, भारी होता है। ये है आपका माइक्रोटोम, समझ रहे हो? है ना, दिख रहा है ना सबको? इस मशीन को देख के आप समझ जाओगे ना कि ये क्या है एक्चुअल में। तो ये आपका क्या है? माइक्रोटोम है ना। इसमें देखो ये लगा हुआ हैंडल, देखो। अब आप देखो, ये जब आप इसको वो कर रहे हो, इसको आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो देखो यहां पे टिश्यू लगा होता है। नाइफ अपने पास है नहीं, इसमें नाइफ फंसा के और ऐसे इसको टाइट कर देते हैं। अब नाइफ जैसे ही टाइट हो गई, अब नाइफ क्या रहेगी, यहां पे फिक्स्ड। ये हो गई नाइफ, यहां पे फंस जाती है। अरे यार रजनी मैडम के पास शायद नाइफ भी है यार, पूछो एक बार। उधर से बोला माइक्रोटोम की नाइफ है क्या? बोला दे दो। देखो इसको ना इसके हिसाब से सेट किया जाता है कि अब टिश्यू इतने उस पर रहेगा और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, इधर से ये उठा के ऐसे दबा दिया। अब ये हिल डुल नहीं पाएगी ये नाइफ। यहां पे हमने नाइफ फंसाई, इसको टाइट किया, ये टाइट हो गई। अब यहां पे हम जो ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो इसको हम ऊपर लेके आते हैं, इसको ऊपर, ये देखो ये हिस्सा आ गया। एक चौक वॉक टाइप कुछ पड़ा हुआ है क्या? चौक पड़ी है क्या? हाँ ले एक चौक लेके आओ। हाँ, और फिर हम इसको फिक्स कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो फिर ये हम खचड़ 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 चलता जाता है। इसमें ब्लेड फंसी हुई रहती है। यहां से आपकी ऐसी लेयर, उस अभी बताता हूं, ऐसी वो लेयर दिखाई थी ना, वो लेयर बनती जाती है ना। अभी ब्लेड आन दो। तो आप लोग ये समझ गए ना कि यहाँ पे क्या लगाई जाती है। ये वाला जो हिस्सा है ना, देखो आप लोग देखो, ये देख पा रहे हो गई, यहाँ पे ये ब्लेड लगाई जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाया जाता है टिश्यू का ब्लॉक। जो टिश्यू की ब्लॉक होती है ना, वो यहाँ लगाया जाता है। इस पे लगा के फिर हम इससे टाइट कर देते हैं उस ब्लॉक को। इतना भी टाइट नहीं कर देते कि पता चला वो एकदम, क्योंकि वो पैराफिन वैक्स है, ज्यादा टाइट कर दोगी तो फिर नाटक हो जाएगा, है ना। तो यहां फंसा के वो इसको थोड़ा सा टाइट किया, बढ़िया इसको फिक्स किया, और ये हमने इसको चलाना शुरू किया तो खच 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 करता जाएगा और पूरी सलाद अपने सामने आ जाएगी। इसमें सलाद भी काट सकते हो, काकड़ी फंसा दो, काट नहीं काट सकते यार। समझ गए आप? इसमें ब्लेड कहां लगाते हैं, उसको बोल दो ना मिल रही हो तो आ जाओ वापस, कोई बात नहीं। अब हो गया। ये देखो ये ब्लेड जो है ना, मिल गई, वो समोन का है चौक। देखो जैसे ये है ना, यहां लगा दिया मैंने,
ये मैंने इस पे क्या किया, ये मैंने इस पे क्या लगा दिया, चलो छोड़ो, ये मैंने इस पे टिश्यू लगा दिया, ये लग गई। देखो आप इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर सकते, आप अगर टाइट करोगे तो ये टूटने लगेगा। फिर यहां लगी थी हमारी क्या, यहां हमारी ब्लेड लगी थी, हमने इसको ब्लेड को टाइट कर दिया था। अब ये टिश्यू लगा है ना, तो यहां पे देखो ऐसी ये ब्लेड लगी है, अब ये ऐसे जाएगा तो ये यहां से कटता जाएगा धीरे धीरे, यहां से ऐसी ब्लेड लगी है तो ये यहां से फिर पतली 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 लेयर निकलती आएंगी। समझ आई बात, समझ गए ना, है ना। हाँ बेटा, हाँ टिश्यू की साइज थोड़ी होती है कोई। अरे बेट रुक जा, तुम्हें तो एकदम बेसिक ही बताना पड़ेगा। देखो हमारे पास जब टिश्यू आया था, इसमें हमारे पास जब टिश्यू आया था, ये टिश्यू पड़ा हुआ है 3 दिन पुराना। इसमें जब टिश्यू आया था तो हम इस टिश्यू की बारीक कटिंग करके इसके ब्लॉक बनाते हैं, जिसको हम पैराफिन वैक्स में फिक्स कर देते हैं। हाँ, इसमें हाँ इसकी कटिंग, एक स्लाइड बैक करो और करो एक। ये जो आप बीच में ये हल्की सी ये देख पा रही हो ना, ये पूरी एक चौकोर वो है, इसको एक को ले लो, जो ये बीच में ऐसा दिख रहा है ये टिश्यू है, और जो ये चौकोर लगा हुआ है ये बैक्स है, ये वो है बैक्स। बैक्स के अंदर वो फंसा हुआ होता है वो टिश्यू की कटिंग। तो ये जो निकल रही है ना, ये पतली पतली कटिंग निकल रही है, ऐसी लेयर निकल रही है। टिश्यू को इस साइड से भी काट दिया, इस साइड, इसमें होगा क्या, सेल बीच से कट जाएगी। अब हम उसके अंदर स्टेनिंग करके वो बेहतरीन तरीके से देख सकेंगे। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? तुम्हें समझ आई? मतलब जो वो हमने एक चौकोर वो लिया था ना, चौकोर बन जाता है। देखो एल शेप का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ऐसे उसको हम रख के और इसके अंदर पिघला हुआ बैक्स डालते हैं, मोम डालते हैं। तो मोम अगर फिर गर्म टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर में आएगा तो वो सेट हो जाएगा। उसी के बीच में टिश्यू रहता है। और टिश्यू आप एक चीज देखना कि इसके बीच में जब वो टिश्यू रहता है तो टिश्यू नीचे रहेगा, तैरेगा तो नहीं मोम में, है ना। तो उल्टी साइड से, पीछे की साइड से उसको, जैसे आप लोग देखोगे ईंट बनाते हैं ना, ईंट का वो सांचा आता है ना, ईंट देखा है वो बनाने वाला ईंट, उसका वो सांचा रहता है। तो आप लोग एक चीज देखोगे, अगर उसकी ईंट के ऊपर कुछ लिखना है, राम कुछ भी लिखना है, जैसे लिख देते हैं ना कुछ भी नाम वगैरह, तो वो सबसे नीचे रहता है, फिर ऊपर से वो डालते हैं। तो टिश्यू सबसे नीचे रहता है और ऊपर से बैक से डालते हैं। तो हम ईंट को ऐसे उल्टे साइड से तो नहीं लगाते, जिस साइड से वो लिखा हुआ होता है उसी साइड से लगाते हैं ना। तो टिश्यू को हमेशा इसमें उसी साइड से फंसाते हैं जिस साइड वो टिश्यू, नीचे की साइड से, जिस साइड से वो टिश्यू हमें नजर आएगा, तभी वो फिर उसकी कटिंग होगी। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, है। चलो नेक्स्ट कर लो, और नेक्स्ट करो। तो ये हमारी ब्लेड थी माइक्रोटोम की, है ना। चलो अब हम बात करके, देखो ये आ गया, अब आप लोग देख पा रहे होगे। देखो ये मोम का एक टुकड़ा है, ये मोम का सेट हुआ एक टुकड़ा है, ये ब्लॉक बना हुआ है ना। और बीच में देखो वो चॉकलेट जैसा दिख रहा है, वो टिश्यू है। अब इसी साइड से हम इसको, और जिसके ऊपर वो रखा हुआ है वो कैसेट है, वो कैसेट में फिक्स है वो टिश्यू। अब इसको हम ऐसा सीधा करके, वो साबुन के जैसी वो दिख रही है ना। इसको हम ऐसा सीधा रख के, पीएस जैसा दिख रहा है ना, पीएस जैसा ट्रांसपेरेंट रहता है, यहां पे ऐसे फंसा देंगे, वही पूरा हिस्सा ऐसा। अब कटेगी मोम, क्योंकि बहुत इजी कट जाती है मोम, तो कितना इजी कट जाती है, ब्लेड से मोम काटो फटाक से कट जाएगी। ऐसे ब्लॉक्स बनाते हैं हम। इसमें देखो सब अलग अलग तरीके के टिश्यू लगे हुए हैं, कितने सारे टिश्यू, इसलिए मैंने सारी ये फोटो वो कर दी थी, फोटो लगा दी थी ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो है क्या, द टिश्यू ब्लॉक इज ड्रॉन अक्रॉस द नाइफ एज एंड इट इज मैकेनिकली एडवांस्ड। तो जो हम नाइफ के पास जो टिश्यू लगाते हो, इस तरीके से उनके होल्डर बनाते हैं, और जैसे ही आप वो चलाते जाते हो, आप माइक्रोटोम चलाते जाते हो, देखो ये सीधी सीधी, ये देखो पट्टी बन के निकलती आ रही है, ये देखो उसके ऊपर दिख रही होगी ना। ये जो देखो इसको फोर्सेप्स से पकड़े हुए हैं, ऐसी चली आ रही है, बनती आ रही है, बनती आ रही है सीधी, वो ऑटोमेटिक है, वो खट 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 चल रहा है ऑटोमेटिक, और ये पकड़ के उसको खींचता जा रहा है। हमें इधर से एक हाथ से
जैसे वो गांव में मशीन का बताया था ना, वो सिलाई मशीन जो होती है, इधर से यहाँ से खच 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 चला रहा है, इधर से चलते जा रहे हैं। और एक वो पैरों से भी आती है ना, और मशीनें भी आ गई हैं, बटन दबा दो तो खड़ 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 चलती जाएगी। नहीं, तो इस तरीके से पूरा वो निकलता आएगा। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ब्लॉक शुड बी पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल एंड एटलीस्ट 1 mm ऑफ पैराफिन शुड बी प्रेजेंट ऑन द साइड्स बियॉन्ड द टिश्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप टिश्यू के ऊपर आप पैराफिन वैक्स डालने जा रहे हो ना, तो कम से कम 1 mm तक हमें वो डालना चाहिए। 1 mm से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा 4-5 बूंदे टपका के वो खत्म कर दिया। 1 mm पूरा उसको पूरा सेट होना चाहिए। जैसा अभी दिखाया था ना, ये कि इतना पूरा एक बड़ा सा ब्लॉक बनना चाहिए। तो ये बताया गया है कि टिश्यू के ऊपर जब पैराफिन हम वैक्स डालने के लिए जाते हैं तो कम से कम 1 mm की ऊंचाई तक वो डालना चाहिए। समझ गए आप? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो पूरा डायग्राम है। ट्रिमिंग ऑफ द साइड्स ऑफ द ब्लॉक इज जनरली परफॉर्म्ड। क्या कर रहे हो तुम लोग वहां? उस पे वो हिल रहा है बार बार, तो पीछे होके बैठ जाओ। जनरली परफॉर्म्ड विद अ सिंगल एज रेजर ब्लेड एंड द ब्लॉक फेस इज ट्रिम्ड विद द माइक्रोटोम नाइफ। अब इसका मतलब समझो। देखो, जो हम नाइफ यूज करते हैं किसमें? माइक्रोटोम में। ये 2 तरीके की नाइफ यूज करते हैं। एक तो हम यूज एंड थ्रो वाली करते हैं कि केवल उसका यूज एक बार ही किया जाता है। एक रिसाइकल वाली करते हैं कि हम उसको फिर से डीपैराफिनाइज, बाकी सब चीजें उसकी स्टेनिंग वगैरह, स्टेनिंग नहीं, स्टेलाइजेशन करके, स्टेनिंग बोल रहा था, स्टेलाइजेशन करके, जो भी आप लोग ऐसा समझो कि इसके माइक्रोटोम के जितने भी ऐसे ये इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जितने भी यंत्र तंत्र जो अलग हो जाते हैं, इनको सबको निकाल के स्टेलाइजेशन करना पड़ता है इनका। जब एक बार अपन ने यूज कर लिया तो इसको निकाला, फिर स्टेलाइजेशन करना पड़ता है। इसका ऐसा ना हो कि एक बार यूज कर लिया तो फिर से, जैसे हम टेस्ट ट्यूब एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर उसको वॉश करते हैं रिंस वगैरह करके और फिर ही यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक बार बायल में सैंपल डाल लिया, उसको फेंक के दोबारा उसमें डाल। एक सिरिंज एक ही बार यूज की जाती है ना, तो इसका जब हम एक बार यूज कर लेते हैं तो फिर इसकी स्टेलाइजेशन करने के बाद फिर दोबारा से यूज करते हैं। है बेटा? उसके भी कुछ पार्ट्स रिमूव, इसके आप इसको पूरे को तो लेके एल्कोहल में डुबा नहीं दोगे कि मशीन की मशीन उठाई ऐसे निकाल के कर दी। इसके जो रिमूव वाले पार्ट्स है, अभी आगे दिखाएंगे, इसमें लिखा भी है मैंने। ये देखो, आप इसके अलग अलग वो देख रहे होगे। देखो, ब्लॉक होल्डर वो बना हुआ है, ये हैंड व्हील है, ठीक है। नाइफ होल्डर बेस विद, ये नाइफ होल्डर है यहाँ पे, है ना। तो ये आप मेन इसके जो पार्ट और वो है जो सेशन है वो आप देख पा रहे होगे, आपको समझ भी आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट करो। चलो अब देखते हैं टाइप्स की। माइक्रोटोम जो होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? अलग अलग टाइप्स के आ गए हैं, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोटोम यूज्ड आर। कौन कौन से हम पैथोलॉजी के अंतर्गत माइक्रोटोम्स का यूज करते हैं वो है। तो सबसे पहले तो हम करते हैं रोटरी माइक्रोटोम। कौन सा माइक्रोटोम? रोटरी माइक्रोटोम। फिर आता है रॉकिंग। जो ये माइक्रोटोम आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम है रोटरी माइक्रोटोम, ये रोटरी है। फिर रॉकिंग थोड़े से और एडवांस हो जाते। फिर आती है स्लाइडिंग माइक्रोटोम, फिर फ्रीजिंग माइक्रोटोम, फिर स्लेट्स माइक्रोटोम, फिर आता है क्रायोस्टेट माइक्रोटोम और अल्ट्रा। क्रायोस्टेट और अल्ट्रा माइक्रोटोम में हमें पैराफिन वैक्स का यूज, इसको हम फिक्स करने के, आप बोले कि टिश्यू को हम किस में फंसाएंगे, बात यहां फंस गई कि पैराफिन वैक्स में हम टिश्यू को इसलिए रखते हैं ताकि हम उसकी कटिंग कर सके। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम जो होता है वो बड़ा आकार का होता है। मैंने बताया था कि ओटी में ही 20 मिनट में हम टिश्यू की वो करके प्रोसेसिंग करके वो रिजल्ट दे देते। क्रायोस्टेट में हमें टिश्यू को फिक्स करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लिक्विड वाली कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ऊपर 2-4 बूंदें वो टपका देते कार्बन डाइऑक्साइड की, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, और उस टिश्यू के ऊपर, वो स्लाइड के ऊपर टिश्यू रख के उसके ऊपर 4-5 बूंदें कार्बन डाइऑक्साइड की डाल दी, और उसका टेम्परेचर होता है माइनस में। उस क्रायोस्टेट माइक्रोटोम का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, तो वहां तुरंत जम जाती है बर्फ। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना लिक्विड, वो तुरंत जम जाएगी, तो टिश्यू भी वहीं तुरंत फटाक से सेट हो जाएगा। अब एक बार वहां सेट हो गया तो काटते जाओ। फिर समझ आई बात? जैसे ये साना वो उठा ना स्लाइड, हाँ देखो, अब आप लोग देखोगे कि
हल्का सा मैंने इसके ऊपर टिश्यू लिया था, है ना, ये टिश्यू ले लिया था मैंने। अब आप अगर इसको ऐसा ऐसा करोगे तो क्या होगा, टिश्यू गिर जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा क्या किया, 2-4 बूंदे पानी की गिरा दी, है ना, और इसको फ्रीजर में रख दिया। अब जहां इस पर पानी गिराया था वो जम जाएगा ना, वो फ्रीजर में सेट हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो, कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ पे फंसा के, मैं इसका बता रहा, यहाँ पे फंसा के काटेंगे भी तब भी वो नहीं होगा, जब तक उसका टेम्परेचर, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बर्फ को पिघलने में, तब तक तो हम काट के फेंक ही देंगे, तब तक तो हमारा काम ही हो जाएगा। समझ आई बात? तो इतनी ये 7 टाइप्स के क्या होते हैं, माइक्रोटोम। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप के। आप इनके नाम याद रखना, आपको ये पेपर में लिखने पड़ेंगे, लिखना ही है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, 100% आएगा, है ना। तो ये इतने टाइप्स आपको लिखने। नेक्स्ट करो, यूज के बाद कल यूजेस, क्या यूजेस होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। एम्बेडेड टिश्यू आर कट बाय आइदर अ रोटरी माइक्रोटोम, रॉकिंग माइक्रोटोम और बाय अ स्लाइडिंग माइक्रोटोम। For rotary and rocking microtome, paraffin embedding is required. While sliding, embedded sections are cut by a sliding. Microtome is designed for cutting sections of very large block of tissue, for example whole brain. आप ऐसे समझो, ये जो 4 टाइप्स के माइक्रोटोम है ना, रोटरी, रॉकिंग और स्लाइडिंग और एक और है टिश्यू, 3 टाइप्स के हैं। इनका यूज कैसे किया जाता है, ये इस तरीके के होते हैं वो, जिनमें हम पैराफिन बैग्स में फिक्स करके, जो हमारे पास पहले से बना हुआ एम्बेडेड सेक्शन होता है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। 3 तरीके के लगभग समानता होती है, थोड़ी बहुत अंतर उनमें होता है। तो ये 3 तरीके के जो माइक्रोटोम होते हैं उनमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है इनका। जैसे आप ये सोचो, ये एग्जाम्पल बताया ना कि इनका यूज किया, जैसे होल ब्रेन आ गया, किसी बार खोपड़ी की खोपड़ी निकाल के रख दी पूरी डॉक्टर ने सर्जरी में, अब उसकी हमें छोटा सा पीस निकाल के और फिर उसको एम्बेडेड करके पैराफिन बैग्स में सेट करके, कटिंग करके, स्टेनिंग करके, स्लाइड बना के और माइक्रोस्कोप में हमें स्टडी करनी है। क्या होता है कि आप छोटा वाला जो कोई हिस्सा निकला है बॉडी से, उसका तुरंत आप क्रायोस्टेट में देख सकते हो, जो 20 मिनट में रिजल्ट देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी खोपड़ी आ गई आपके सामने, तो उस ब्रेन का, जैसे ब्रेन का आपको स्टेनिंग करनी है, ब्रेन की आपको टिश्यू प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए फिर आपको इन इससे मिलते जुलते हुए 3 तरीके के माइक्रोटोम्स का यूज करना पड़ेगा। समझ आई बात, है ना। सेकंड क्या है, द फ्रीजिंग माइक्रोटोम एंड द क्रायोस्टेट माइक्रोटोम इज यूज फॉर कटिंग फ्रोजन सेक्शन ऑफ अ टिश्यू। ये फ्रोजन सेक्शन का मैंने बताया था, इतना बड़ा जो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम आता है, उसके अंदर एक चेंबर होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, वो हमें दिखता है उसमें से, और यहां बगल से हैंडल लगा हुआ था। एक बार क्रायोस्टेट माइक्रोटोम शायद आप लोगों को मैंने बताया भी था कि उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। हमारे पास जैसे ही तुरंत टिश्यू आता है, कोई हम उसको बैक्स फैक्स एम्बेडेड कुछ नहीं करना पड़ता, उसको हम सीधी डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। सीधा प्रोसेसिंग आई और प्रोसेसिंग करके उसकी कटिंग करके, सीधा कटिंग करने के लिए हमने उसके ऊपर CO2 डाला, उसके जैसे ही सेट हुआ तुरंत कट करके आया, और हमारे पास जैसी स्लाइड, जैसी वो पतली सी झिल्ली जैसी बन के आई, हमने उसको पानी में डाला, सीधा स्लाइड पर उठा लिया, स्टेनिंग किया, तुरंत उसमें रिजल्ट देख लिया। ये क्रायोस्टेट माइक्रोटोम में होता है ना, फ्रीजिंग। चलो नेक्स्ट देते हैं। इन द केस ऑफ फ्रीजिंग माइक्रोटोम द स्पेसिमेन इज केप्ट फ्रोजन बाय कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ये बताया ना आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड की 2-3 बूंदें टपका देते हैं उस स्लाइड के ऊपर, तो वो सेट हो जाता है, क्योंकि हम उसको ऐसा टेम्परेचर देंगे माइनस में, एकदम ठंडा, फ्रिज के फ्रीजर जैसा, जैसे उस फ्रीजर में रख देते तो वैसा देंगे तो वो जम जाएगा। While the knife of microtome is warm, the cold microtome however is kept in a cold chamber, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसका। आप सोचो -20 डिग्री सेल्सियस में अगर आपको केवल दिखा देंगे कि ये है -20, उतने में आप शहीद हो जाओगे। बहुत होता है -20 डिग्री टेम्परेचर, सेकेंडों में खून जम जाएगा। एंड अनलाइक द फ्रीजिंग माइक्रोटोम द नाइफ इज ऑल्सो कोल्ड। क्या होता है कि जब इसके अंदर जो ब्लेड लगती है ना, वो पूरा वो चेंबर बना हुआ है, उसके अंदर सारी चीजें, सारे इंस्ट्रूमेंट, जितने हिस्से लगे हुए हैं ना, वो सब ठंडे रहते हैं, सब -20 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं। अब वो -20 डिग्री टेम्परेचर में, तो उनके ऊपर जितना भी हम छोटे छोटे, आपकी जैसे वो कटिंग करती हुई वो पन्नी जैसी वो स्लाइडें निकलती आ रही है, तो वो पिघलेगी नहीं। अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पे आके क्या होगी, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघल
जब हम उससे निकाल लेते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड से, तो फिर हमें उसको हॉट वॉट प्लेट पे नहीं रखना पड़ता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पे जैसे ही आई वो तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड पिघल जाएगी, टिश्यू उसके ऊपर सेट हो जाएगा। समझ आई बात? जैसे मैंने बताया था ना कि अब पैराफिन वैक्स तो रूम टेम्परेचर पे पिघलता नहीं है, वो तो सेट हो जाता है रूम टेम्परेचर, गर्म करो तो पिघलता है। तो हमें जब टिश्यू का पैराफिन वैक्स हटाना पड़ता है तो हम करते क्या है कि उसको हॉट प्लेट पे रख देते हैं। समझे आप लोग? नेक्स्ट क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोम आर यूज टू प्रिपेयर वेरी थिन सेक्शन। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है उसका यूज किया जाता है बहुत ही पतले सेक्शन बनाने के लिए। प्रिपेयर वेरी थिन सेक्शन अप टू 1 म्यू थिकनेस वाला, 1 म्यू वाला, जो हमें एकदम पतली झिल्ली जैसी हमें परत बनानी हो ना जब, तब हमें अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। विच आर एग्जामिन्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। समझ आई बात है ना? तो अल्ट्रा माइक्रोटोम एक स्पेसिफिक माइक्रोटोम ऐसा है जिसके अंतर्गत हम 1 म्यूएम से कम के जो ब्लॉक्स, जब थिन सेक्शन बनाना हो ना तब हम इसका यूज करते हैं। और किस माइक्रोस्कोप के अंतर्गत इसकी स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत, है ना? नेक्स्ट करो। अब देखते हैं हम केयर और मेंटेनेंस। इसकी केयर हमें कैसे करनी पड़ती है, इसको हम कैसे मेंटेन, क्योंकि हमारे पास चीज है, कोई सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उसका यूज करें, यूज करने के बाद इसको हम प्रॉपर तरीके से रखें। तो क्या होता है, कीप द मूविंग पार्ट्स ऑफ द माइक्रोटोम लुब्रिकेट एंड क्लीन। जो भी इससे ऐसे पार्ट्स हैं जो अलग हो जाते हैं, जिनको हम यूज में, डायरेक्ट यूज में ला रहे हैं, तो इनको हमेशा क्लीन करके हमें फिर वापस से रखना चाहिए। नहीं तो जैसे ब्लेड होगी तो पता चला उसका यूज किया, उसमें पता चला बाद में जंग लगना शुरू हो गई, होएगा ना ऐसा, क्योंकि लोहे की चीजें हैं। तो हमें हमेशा उसको क्लीन करके, आफ्टर कटिंग सेक्शन एक्यूमुलेटेड पैराफिन एंड टिश्यू शुड बी रिमूव बाय यूजिंग अ सॉफ्ट ब्रश। इसके ऊपर जो भी ऐसा पैराफिन वैक्स वगैरह या जो भी लग जाता है, तो ब्रश के, एक सॉफ्ट ब्रश होता है ना, जो ब्रश आप लोगों ने वो देखा होगा ना, बाल कटवाने के बाद ऐसे ऐसे वो बाल झड़ाता है ना वो ब्रश, उस तरीके के ब्रश से ना हमें वो पूरा जितना भी पैराफिन वैक्स इस पे कटिंग में रह गया है तो वो साफ हो जाना चाहिए, है ना? सॉफ्ट ब्रश से होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि हार्ड ब्रश से उसको साफ कर रहे हो, कपड़े से झाड़ू पोछा मार रहे हो, है ना? इसमें तो उस ब्रश से आप धीरे धीरे इसको, जितना पैराफिन वैक्स इस पे लग गया है, क्योंकि वो कटिंग होगी तो थोड़ी बहुत गंदगी तो निकलेगी, है ना? तो उसको पूरा हमें साफ करना पड़ेगा। फिर आते हैं क्लीन द मेटल पार्ट्स केयरफुली विथ जाइलिन। जो भी मेटल्स के पार्ट होते हैं इनको जाइलिन में डुबा के वो बाहर निकाल दो, तो तुरंत वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, है ना? तो इसके मेटल पार्ट जो होते हैं वो किससे क्लीन करते हैं? जाइलिन से, है ना? क्लीन द, हाँ, उसके बाद पुट अ कवर ऑन द माइक्रोटोम व्हेन नॉट इन। हमेशा इसको ढक के रखो जब ये उपयोग में, ये इसके केयर और मेंटेनेंस है। इस तरीके से हमें केयर करनी पड़ती। जैसे अपन कहते हैं ना, नई नई बाइक खरीदी हो तो फिर उसको तुरंत उसको पोंछते हैं, धुलते हैं, जब यूज में नहीं आ रही हो तो कवर से ढक के रख देते हैं, फिर 4 से 10 महीने बाद अरे पड़ी है, धुल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, होता है ना ऐसी नया नया सामान। लेकिन इसको आपको लाइफ टाइम क्लीन करके रखना पड़ेगा, लाइफ टाइम इसका मेंटेनेंस करना। नहीं करोगे तो फिर वो कोई सामान बिगड़ जाएगा तो उसे सुधरवाना पड़ेगा, फिर वो हटवाना पड़ेगा, नया लेना पड़ेगा, तो लॉस अपना ही है। तो इससे अच्छा है कि क्लीन करते रहो, है ना? समझ आई बात? हर पैथोलॉजी का हर एक, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबका कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता ही है। सब इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई आपको 3 महीने 6 महीने में मेंटेनेंस करवाना ही पड़ेगा। सर्विसिंग वगैरह टाइप की होती है ना, जैसे सेल काउंटर हो गया, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर हो गया, इसमें आपको 3 महीने 6 महीने में आपको उसका कुछ तो क्लीनिंग ऐसी होती है जो अंदरूनी क्लीनिंग होती है, वो तो हम खुद ही कर लेते हैं, स्टैंडर्ड करके सेट कर देते हैं, स्टैंडर्ड लगा के। और कुछ ऐसे होते हैं जो टेक्निकल होती है, जो तो फिर हमें उसको करवाना पड़ता है, उसके लिए अलग से इंजीनियर होते हैं, वो लोग कर देते हैं। नेक्स्ट करो। तो इस तरीके से अपना जो माइक्रोटोम सेशन था, ये माइक्रोटोम के बारे में अपन ने देखा है ना? समझ आई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है क्या बेटा? कंफ्यूजन सृष्टि नहीं है?